हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टिम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक के बाद एक भारत को झटका दे रहे हैं, उसे देखकर भारत ने अब बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। एक ऐसी तैयारी जो आने वाले कल की दिशा बदल देगी। आपने देखा कैसे अचानक एक फैसले में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इंजीनियरों की हालत खराब कर दी। पूरा IT सेक्टर दबाव में आ गया, मानो एक ही पल में जमीन खिसक गई हो। उन्होंने H1B वीजा को आम वर्कर के लिए लगभग खत्म कर दिया, और ये भारत के लिए किसी गहरे झटके से कम नहीं था। कहा जा रहा है कि ये फैसला अमेरिका ने ट्रेड डील के दबाव के लिए उठाया, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या अमेरिका यहीं पर रुक जाएगा? क्योंकि सच तो यह है कि भारत कई मामलों में अमेरिका पर निर्भर है। सोचिए, पूरा का पूरा सोशल मीडिया अमेरिका का है, और आज भारत कई महत्वपूर्ण मामलों में उसी पर टिका हुआ है। अगर कल अचानक सोशल मीडिया पर बैन लग जाए, या फिर वो बड़ी अमेरिकी कंपनियां जिनके सहारे भारत का बिजनेस आगे बढ़ रहा है, अगर उन्हीं पर अमेरिका का हथौड़ा चल गया, तो भारत की आर्थिक विकास यात्रा अचानक रुक सकती है। हमारे GDP रफ्तार को झटका लग सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने ठान लिया है कि अब इंतजार नहीं होगा। भारत के अंदर ही 4 बहुत बड़ी कंपनियां खड़ी की जाएंगी, जो क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल डिलीवरी के मामले में अमेरिकी कंपनियों को सीधी टक्कर देंगी। और ये टक्कर होगी वैश्विक स्तर पर, जहां भारत अपनी ताकत का नया परचम लहराएगा। एक तरह से देखा जाए तो भारत सरकार ने जो तैयारी की है, वो एक एक करके अमेरिकी कंपनियों को भारत से भगाने का प्रयास है। हालांकि ये काम आसान नहीं होने वाला है, लेकिन इसकी तैयारी तेज कर दी गई है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि अमेरिका की 4 बहुत ही बड़ी ऑडिट कंपनियों की भारत में खटिया खड़ी कर दी जाएगी। जब आप किसी एक देश पर टेक्नोलॉजी, टैलेंट, सप्लाई चेन और मार्केट एक्सेस के लिए बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो वही देश आपका फायदा उठाता है, और अमेरिका इस वक्त भारत के साथ वही काम कर रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका के लोगों ने भारतीय लोगों को परेशान करने के लिए फेक फ्लाइट टिकट बुक करना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारत के लोगों को काफी परेशानी हुई। यानी अगर आप किसी पर निर्भर हैं, तो वो आपका इस्तेमाल करता है, आपको परेशान करता है, और समय आने पर आपको सबक भी सिखाता है। और यही कारण है कि मोदी जी कहते हैं कि विदेशी निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन और सबसे बड़ी कमजोरी भी है, और इसे दूर करना ही होगा, तभी जाकर हम सच्चे रूप में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले भारत की ऑडिट दुनिया में क्रांति की तैयारी। तो देखिए, अभी भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका ऑडिट और कंसल्टेंसी का काम ज्यादातर विदेशी कंपनियां करती हैं। दुनिया की 4 सबसे बड़ी कंपनियां EY, डेलॉयट, KPMG और PwC भारत की बड़ी कंपनियों के ऑडिट पर काबिज हैं। निफ्टी 500 की 426 कंपनियों का ऑडिट इन विदेशी नेटवर्क या उनके भारतीय पार्टनर ही करते हैं, और इससे इन्हें 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। सरकार को लग रहा है कि जब तक अपने देश की ऑडिट कंपनियां मजबूत नहीं होंगी, भारत हमेशा बाहरी कंपनियों पर निर्भर रहेगा और कमाई का बड़ा हिस्सा बाहर चला जाएगा। इसी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक बुलाई है, जिसमें RBI गवर्नर शशिकांत दास और दूसरे अधिकारी ये देखेंगे कि कौन से नियम भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और उन्हें कैसे बदला जाए। लक्ष्य साफ है, भारत की अपनी ऐसी बड़ी कंपनियां तैयार हों जो न सिर्फ देश की बड़ी कंपनियों का ऑडिट करें, बल्कि दुनिया भर में जाकर इन 4 विदेशी दिग्गजों को टक्कर दें। सपना यह है कि कम से कम 4 भारतीय कंपनियां इतनी बड़ी बने कि दुनिया की शीर्ष 8 ऑडिट फर्मों में शामिल हों। मतलब साफ है कि भारत अब अपनी ऑडिट इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है और विदेशी कंपनियों की पकड़ तोड़ना चाहता है, और यही कदम बाकी अन्य सेक्टर में भी उठाने की जरूरत है। अब सुनिए कि घरेलू कंपनियों को कैसे मिलेगा नया रास्ता। तो अभी भारत में नियम ऐसे बने हुए हैं जिनकी वजह से हमारी ऑडिट और कंसल्टेंसी कंपनियां उतनी मजबूत नहीं हो पाती जितनी विदेशी कंपनियां हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अलग अलग पेशेवर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वकील और एक्चुअरी, यानी कि जो बीमा और जोखिम का हिसाब रखते हैं, एक साथ मिलकर एक ही कंपनी में काम नहीं कर सकते। जबकि दुनिया की बड़ी ऑडिट फर्में इन्हीं सभी विशेषज्ञताओं को एक छतरी के नीचे रखकर काम करती हैं, जिससे वे क्लाइंट को पूरी सेवा दे पाती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ विज्ञापन करने पर रोक है, अलग अलग नियामकों से अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और सरकारी टेंडर में भी कई उलझी हुई शर्तें होती हैं जो भारतीय कंपनियों की रफ्तार को रोक देती हैं। अब सरकार इन बंधनों को खत्म करने की तैयारी कर रही है, ताकि भारतीय कंपनियां भी बहुविशेषज्ञता वाली ग्लोबल फर्मों जैसी बन सके। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें यह भी प्रस्ताव है कि भारतीय फर्में विदेशी कंपनियों से सहयोग कर सकें, ताकि वे उनकी पूंजी, तकनीक और टैलेंट को आकर्षित करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रतिस्पर्धा दे सकें। सपना यह है कि कम से कम 4 भारतीय कंपनियां इतनी बड़ी बने कि दुनिया की शीर्ष 8 ऑडिट फर्मों में शामिल हों।
मतलब साफ है कि भारत अब अपनी ऑडिट इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है और विदेशी कंपनियों की पकड़ तोड़ना चाहता है, और यही कदम बाकी अन्य सेक्टर में भी उठाने की जरूरत है। अब जरा पीएम मोदी की पुरानी पुकार और नया सपना देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साल 2017 से ये कह चुके हैं कि भारत को अपनी बड़ी ऑडिट और कंसल्टेंसी कंपनियां खड़ी करनी होंगी, क्योंकि अभी इस क्षेत्र पर पूरी तरह विदेशी दिग्गज कंपनियों का दबदबा है। दुनिया का ऑडिट और कंसल्टेंसी बाजार बहुत बड़ा है, लगभग $240 बिलियन का, यानी इसमें जबरदस्त कमाई और प्रभाव की संभावना है। भारत नहीं चाहता कि इतनी बड़ी दौड़ में वो सिर्फ ग्राहक बनकर पीछे रह जाए, बल्कि वो खुद खिलाड़ी और विजेता बने। इसी वजह से अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक बुलाई है, जिसमें वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकारी मिलकर ये तय करेंगे कि भारत का रोड मैप क्या होगा, यानी किन किन बदलावों और नीतियों से भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ाया जाएगा। ये कदम भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा अध्याय है, क्योंकि अगर भारत अपनी मजबूत ऑडिट कंपनियां बना लेता है तो न सिर्फ विदेशी वर्चस्व टूटेगा, बल्कि भारत खुद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल होकर इस पूरे ग्लोबल बिजनेस से फायदा उठाएगा। अब जरा ट्रंप का ट्रिपल वार और भारत अमेरिका रिश्तों में भूचाल समझिए। तो अमेरिका एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जो सीधे भारत के हितों को चोट पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम पर बहुत बड़ा झटका दिया, जिससे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और कंपनियों को नुकसान हुआ। इसके ठीक पहले अमेरिका ने चाहबार पोर्ट पर लगे प्रतिबंधों से भारत को मिली छूट खत्म कर दी, जबकि ये पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रणनीतिक रास्ता है। उससे पहले भारतीय निर्यात पर 50% का भारी टैरिफ लगाकर भारत के व्यापार को छूट पहुंचाई गई। यानी लगातार 3 कदम ऐसे उठे हैं जिन्होंने भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर कमजोर किया है। इसके ऊपर से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर अमेरिका की चुप्पी ये संकेत देती है कि ये समझौता भी उसकी मर्जी से हुआ है, ताकि भारत पाकिस्तान पर कोई बड़ा कदम न उठा सके। इन सब घटनाओं से साफ दिखता है कि अमेरिका भारत की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रहा और उसका रवैया लगातार उदासीन होता जा रहा है। अब जरा अरबों डॉलर की हवस और हड़बड़ी सुनिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का असली फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा या रिश्तों को मजबूत करने पर नहीं, बल्कि पैसे पर है। उन्हें बार बार यही समझाया गया कि अगर बड़ी टेक कंपनियां भारत जैसे देशों से टैलेंट लाना चाहती हैं तो उन्हें अरबों डॉलर अमेरिकी सरकार को चुकाने होंगे। ट्रंप ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया है, यानी उनका सोचना है कि जो भी कंपनी विदेशी टैलेंट चाहती है वो अमेरिका को मोटा पैसा दे। इस लालच ने अमेरिका की नीति को अव्यवस्थित बना दिया है, क्योंकि सुरक्षा मामलों पर भी असर पड़ रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन जैसे संस्थान भारत के साथ रणनीतिक रिश्ते बढ़ाने की सोच रखते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप केवल अपने एजेंडे पर चलते हैं। हालत यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसी बड़ी बैठकों की बजाय अब कुछ खास लोग ही राष्ट्रपति के कान भरते हैं, और वे भी असली जानकारी से अनजान रहते हैं। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की नीतियों में गंभीरता और स्थिरता की जगह व्यक्तिगत फायदे और जल्दबाजी हावी हो गई है। अब जरा ट्रंप का H-1B बम और आसमान छूते हवाई किराए का खेल सुनिए। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने $100,000 की H-1B वीजा फीस का आदेश दिया, वैसे ही अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे भारतीयों में अफरा तफरी मच गई और दिल्ली से न्यूयॉर्क जैसी फ्लाइट्स के टिकट के दाम अचानक आसमान छूने लगे। 40,000 रुपए का टिकट पलक झपकते ही 70-80 हजार तक पहुंच गया। इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रंप समर्थकों और अमेरिकी ऑनलाइन फोरम्स जैसे 4chan पर बैठे लोगों ने एक तरह की डिजिटल साजिश शुरू की, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन क्लॉक द टॉयलेट। इसमें वे भारत अमेरिका रूट की फ्लाइट्स पर बड़ी संख्या में सीटें रिजर्व कर लेते थे, लेकिन पेमेंट पूरा नहीं करते थे। इससे वे सीटें 15 मिनट तक ब्लॉक हो जाती और असली यात्रियों को टिकट नहीं मिलता। नतीजा यह हुआ कि उपलब्ध सीटें कम दिखीं और किराया अचानक दोगुना हो गया। इन ऑनलाइन यूजर्स ने खुलेआम पोस्ट कर लिखा कि भारतीय अभी नींद से जाग रहे हैं, इन्हें यहीं रोक दो और फ्लाइट सिस्टम जैम कर दो। यहां तक कि किसी ने गर्व से कहा कि मैंने 100 सीटें लॉक कर दी। इस तरह की डिजिटल तोड़फोड़ ने भारतीय परिवारों की उम्मीदों और जेब दोनों पर बहुत बड़ा वार किया। अब पीएम मोदी की आत्मनिर्भर आवाज सुनिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ये संदेश दिया कि भारत का असली दुश्मन कोई बाहरी देश नहीं है, बल्कि वो मानसिकता है जिसमें हम जरूरत की चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को किसी भी हालत में दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि खुद अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री का विजन है कि साल 2047 तक भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए, यानी हर दुकान पर केवल भारत में बना हुआ सामान बिके, हर घर में स्वावलंबन की सोच गहराई से बैठ जाए। उनका साफ कहना है कि जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता बढ़ती है, उतनी ही राष्ट्रीय असफलता बढ़ती है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भरता को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाना होगा, ताकि देश मजबूत, सुरक्षित और गर्व से भरा हुआ बन सके।
अब जरा समुद्री विरासत की वापसी और स्वदेशी शिपबिल्डिंग का पुनर्जागरण सुनिए। तो प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि भारत का इतिहास कभी समुद्री ताकत के रूप में बहुत चमकदार था। हमारे तटीय राज्यों में बने जहाज न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार को आगे बढ़ाते थे। आधी सदी पहले तक भारत के जहाज हमारे कुल आयात निर्यात का 40% सामान ढोते थे, लेकिन गलत नीतियों और उपेक्षा की वजह से ये उद्योग धीरे धीरे टूट गया। नतीजा ये हुआ कि आज हमारी हिस्सेदारी 5% तक सिमट गई और 95% समुद्री व्यापार विदेशी जहाज़ों के भरोसे चलता है। इसका सीधा मतलब है कि हर साल हमें लगभग 75 अरब डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को फ्रेट के तौर पर चुकाने पड़ते हैं, जो हमारी पूरी रक्षा बजट के बराबर है। प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर भारत अपनी पुरानी शिप बिल्डिंग ताकत को वापस लाता है तो इसका असर हर उद्योग पर पड़ेगा, क्योंकि शिप बिल्डिंग को मां इंडस्ट्री कहा जाता है। इसमें लोहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिंग, सेवाएं सब शामिल होती हैं। अगर ये क्षेत्र खड़ा होता है तो देश में रोजगार की सुनामी आ जाएगी और भारत आर्थिक ताकत के नए दौर में प्रवेश करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।